वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो गेस्ट पेपर है वो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक क्लियर करा दिया था और आज हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर भी और ये चैप्टर भी यहाँ तक मैंने इसका गेस्ट दे दिया था। एनालिटिकल क्वेश्चन जितने बनते थे सारे क्लियर करा दिए थे। अभी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि साल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड। यानी साल्ट को नेम कैसे दिया जाता है। तो साल्ट को नेम देने के लिए एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, एक मेटल और दूसरा क्या होते हैं, नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं वो एसिडिक वो बेसिक रेडिकल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। यानी एसिडिक बेसिक रेडिकल के मिलने से जो सब्सटेंस बनता है उसे हम साल्ट का नाम देते हैं। तो इस तरीके से साल्ट को नाम दिया जाता है। ये देखें, इसका आंसर ये है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो इस तरीके से साल्ट को नाम दिया जाता है। दूसरा शॉर्ट ये पूछ सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। तो साल्ट के आप करेक्टरिस्टिक्स याद कर लें और इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉपर सल्फेट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन की तादाद कितना होती है। तो आपने लिखना है 5 होती है। एक और बात पूछ सकता है कि साल्ट ओवरऑल न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो आपने ये जवाब देना होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आयन इक्वल होते हैं और एक दूसरे को चार्ज क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उनकी तादाद इक्वल हो या ना हो, चार्ज हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसलिए ओवरऑल साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये अब एक शॉर्ट ये हो गया, एक शॉर्ट ये हो गया। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट में वाटर का मॉलिक्यूल कितना है और जिप्सम साल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल कितना है, जिसको कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। आपने कहा यहाँ 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 वाटर का मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पर आता है पेपर में। इसके 4 मेथड हैं, चारों मेथड आपने कर लेने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इनसॉल्युबल वो साल्ट होता है जिसमें 2 एक्वा सॉल्यूशन अगर आपस में कंबाइन हो जाए, उनमें से एक नॉन यानी कि इनसॉल्युबल साल्ट बन जाए। अगर आप 2 सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करते हो तो उनमें से एक इनसॉल्युबल बनकर नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट की सूरत में बैठ जाता है, तो हम उसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। जिस तरह ये देखें, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, दोनों सॉल्युबल है। जब इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आगे जो प्रोडक्ट बनता है उनमें से एक ऐसा होता है जो क्रिस्टल बनकर नीचे बैठ जाता है। वो हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। इसके नीचे देखें एस लिखा खड़ा है, इसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। तो ये इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन है और इसका ये वाला रिएक्शन आप लिख के आप ऊपर की 2 लाइनें लिख देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो साल्ट की जो टाइप्स होती हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा गया हाउ आर द साल्ट नेम। साल्ट को नेम कैसे देना मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा शॉर्ट मोस्टली ये पूछा जाता है कि जस्टिफाई करें कि साल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। ये बात भी मैंने बता दी कि न्यूट्रल क्यों होते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट में जितने भी टाइप्स हैं इनकी आपको जो है ना स्टेटमेंट आनी चाहिए और एक एग्जाम्पल आनी चाहिए। और इसका एनालिटिकल क्वेश्चन इस तरह बनाएगा कि वो कहेगा कि हमारे पास अगर एक बेसिक साल्ट है तो हम उसे नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास एक बेस एसिडिक साल्ट हो तो उसे नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। तो एसिडिक साल्ट को नॉर्मल करने के लिए बेस ऐड करते हैं और बेसिक साल्ट को नॉर्मल करने के लिए उसके अंदर एसिड ऐड कर देते हैं। जैसे एसिड ऐड करेंगे तो वो बेसिक जो साल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल साल्ट हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब है न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आपने आंसर देना है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बेसिक या एसिडिक साल्ट कोई भी हो तो अगर हम उसको नॉर्मल साल्ट में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपने कहना है कि अगर बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करा दें, अगर एसिड है तो बेस से रिएक्ट करा दें। उसके बाद डबल साल्ट है। ये जो एग्जाम्पल है ना डबल साल्ट की है, इसमें पोटास अलम है जिसे फटली भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का मिक्सचर है जिसे मोहर साल्ट कहते हैं। ये नेम है सेंटेंस का जिसने साल्ट का वाला दिया था, तो उसके नेम की वजह से मोहर साल्ट कहते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारे पास ये देखें फेरस सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट का मिक्सचर होता है जिसे फेरिक अलम का नाम भी देते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसकी हैं, डबल साल्ट की हैं। ये एग्जाम्पल एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद कर लेने हैं। मिक्स साल्ट की एग्जाम्पल होती है ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में आज ब्लीचिंग पाउडर इज एग्जाम्पल किसकी होती है, तो आपने कहना है मिक्स साल्ट की एग्जाम्पल होती है।
बाकी इनकी आपने स्टेटमेंट सब की कर लेनी है, जितने भी साल्ट की टाइप्स हैं सब की स्टेटमेंट कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इनमें से किसी भी साल्ट की स्टेटमेंट पूछे, जिसकी स्टेटमेंट पूछे आप एग्जाम्पल लाजमी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाए, पेज नंबर हमारे पास 42 है। तो इसमें कम्प्लेक्स साल्ट पूछ सकता है। तो आपने कम्प्लेक्स साल्ट में यही डिस्कस करना होता है कि इनमें से एक आयन कम्प्लेक्स होता है, दूसरा सिंपल होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह ये देखा पोटाशियम हमारे पास फेरस आयनाइड की एग्जाम्पल है। इसमें अगर इसको आयोनाइज अगर आप करते हो तो इसमें जो कम्प्लेक्स होगा वो इनाइन होगा, क्योंकि इनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास जो सिंपल होगा वो क्या होगा, पोटाशियम होगा। यानी पोटाशियम सिंपल आयन है, और ये वाला जो ब्रैकेट है जिसे कोऑर्डिनेशन सफेयर का नाम देते हैं, ये हमारा कम्प्लेक्स आयन है। तो इसका मतलब है यहाँ कम्प्लेक्स इनाइन है और सिंपल केटाइन है। उसके बाद इसकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स में वो ये पूछ सकता है आपसे कि जितनी भी टाइप्स हैं इनका कोई यूज़ भी पूछ सकता है, लेकिन इनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो आपसे पूछेगा कि वाशिंग सोडे के क्या यूजेस होते हैं। तो वाशिंग सोडे का फार्मूला क्या है, तो ये है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपसे पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड के ये देखें, कैल्शियम ऑक्साइड के यूज़ लिखे खड़े, आपने इनके यूज़ 3-4 बता देने हैं। उसके बाद पूछेगा जिप्सम क्या है। तो जिप्सम के यूजेस क्या है, तो सिर्फ फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ भी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो ये है। ये 3 यूजेस आपने हर सूरत में तैयार करने हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीन क्या होता है। तो आपने कहा एसिड और बेस के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। कोई एक एग्जांपल भी आप दे दें। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर ये है कि वो कहेगा कि सोडियम सल्फाइड को न्यूट्रल साल्ट का नाम क्यों देते हैं। तो आपने कहना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है। सोडियम सल्फाइड को जब आप वाटर के अंदर डालोगे ना स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और कास्टिक सोडा बनेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये आपको मैंने जब टॉपिक पढ़ाया तो ये सारी बात मैंने क्लियर कर दी थी। तो फिलहाल आप शॉर्ट आंसर के तौर पर आप लिख सकते हैं कि इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपने ज़रूर याद करना है। ये एक गैस है, इसके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है कि सोडियम सल्फेट को न्यूट्रल साल्ट का नाम क्यों दिया जाता है, रीज़न क्या है। उसके बाद आप आ जाएं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में सारी ऑब्जेक्टिव आप एक नज़र दे के क्या करें, लेकिन इसमें जो आपने अच्छे तरीके से देखे जाना ना वो है नंबर 4, ये 9, 10, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड पूछा है इसका। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाया जाता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाया जाता है। तो एसिड बनाने के लिए कॉन्जुगेट उसमें प्रोटॉन को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बेस बनाने के लिए प्रोटॉन को डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट हमेशा एसिड और बेस का क्या होता है, इनवर्स होता है। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस होता है। एक ऑब्जेक्टिव और है कि नंबर 17, नंबर उसके बाद 18, ये 6 ऑब्जेक्टिव मैंने बताई हैं, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद वो शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर जो है ना मोस्टली मैंने बुक्स के बीच में करवा दिया, अभी बता भी दी है, सब वही शॉर्ट आंसर है। लेकिन इनको फिर भी फर्दर मैं आपको बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पिछले कई सालों से आ रहे हैं। वो है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, ये नोट कर लें। इनका आंसर मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन इसका आंसर समझना है तो मुझसे आप दोबारा कमेंट्स करके पूछ लेना। उसके बाद नंबर 13, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 19, ये तकरीबन शॉर्ट आंसर बन जाते हैं। तकरीबन 8-9 शॉर्ट आंसर हैं। ये 20 या 20 में ये 8 शॉर्ट आंसर हर सूरत में करके जाना है, हर सूरत में करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा 18 है वो कहते हैं कि जस्टिफाई करें कि ये वाला जो साल्ट है बेसिक है, क्यों है। तो आपने कहना है इसके अंदर जो ये पार्सली जो है ना ये क्या हुआ, आयोनाइज हुआ है। इसमें जो हाइड्रॉक्सिल आयन मौजूद है, जिस साल्ट में हाइड्रॉक्सिल आयन मौजूद हो, हाइड्रॉक्सिल एटम मौजूद हो, वो क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है। वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वो पार्सली आयोनाइज होता है। तो इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी जो ग्रुप थे वो पार्सली आयोनाइज हुए। अगर पार्सली हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं या हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो है ना हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन आयोनाइज हो जाते हैं, वाटर बना देते हैं, वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो हम उसे नॉर्मल साल्ट का नाम देते हैं। उसके बाद ये जो ना लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो शुरू वाले 3 कंसेप्ट है ना सेंटेंस, उनमें से आर्हेनियस, उनमें से लेविस 2, pH + pH = 14, 3,
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल्ट की टाइप्स और साल्ट की जो है ना, मैंने आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, और सॉल्युबल साल्ट की तैयारी। ये 5 लॉन्ग बता के जा रहा हूँ, इन 5 को आपने अच्छी तरीके से करना है। ये 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। लेवल्स कंसेप्ट हो गया, आर्हेनियस कंसेप्ट हो गया, तो टाइप्स ऑफ साल्ट हो गया, और सॉल्युबल साल्ट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से करना है। और एक प्रूफ भी इसमें, एक न्यूमेरिकल है जो पिछले साल भी आया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें वो पीएच और पीओच कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी आपने करना है। वो बीच में क्वेश्चन है पढ़े, मैंने बता दिया, नोट कर लें। जो इंपॉर्टेंट 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, और इसके 95% चांसेस हैं। बाकी ये जो जितने भी शॉर्ट मैंने इस चैप्टर के बताए हैं, और दरमियान में जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कंसेप्चुअल पेपर के ऊपर, इस दफ़ा जो है ना अब सब बोर्ड में जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें एनालिटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बीच में जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे आप कर लें कि हर आर्टिकल में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो चैप्टर हमारा जो है ना 3 चैप्टर है 10th क्लास के लिहाज से। चैप्टर नंबर 11 उसे कहते हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 11 का पहला जो ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकती है वो ये बन सकती है कि जो यूरिया है ये किस कंपाउंड से तैयार किया जाता है। तो आपने कहना अमोनियम साइनाइड से। वो कहेगा अमोनियम साइनाइड ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो आपने कहना ये इनऑर्गेनिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सबसे पहले लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया था। और क्योंकि इससे पहले हमारे पास कंसेप्ट था वेटरफोर्स थ्योरी। आप जानते हैं वेटरफोर्स थ्योरी क्या होती है जी। इस थ्योरी के मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, ठीक है ना। और बाद में इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया 1828 में। वॉलरसन टेस्ट था जिसने रिजेक्ट किया था, उसका ये देखो सन भी याद कर लें और उसका नाम भी याद कर लें, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, देखें ये मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी प्लस उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड आगे मजीद बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव भी कर लें और उसकी डेफिनेशन भी कर लें। उसके बाद टाइप्स में से एक टाइप्स लाजमी करें, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला का आपने लाजमी करना है, कोई एक स्ट्रक्चर भी आपने बता देना है। एसोब्यूटेन का बता दें, एनब्यूटेन का बता दें, पेंटेन है, हेक्सेन है, कोई एक स्ट्रक्चर आपने लिखना होता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला की यही डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। किसी भी स्ट्रक्चर में जितने भी एटम होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, उनकी तरतीब होती है, किस एटम के साथ कितने एटम जोड़ने हैं, कितने बॉन्ड बनते हैं। जिस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता, तो हमने इसको कैसे एग्जैक्ट अरेंजमेंट देनी होती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखें, तो हमारे पास पेज नंबर 56 की तरफ पहुंच गए हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट बड़े अहम है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक हैं जिनके रिंग के कार्बन के दरमियान में कोई और एलिमेंट आ जब हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन होता है, कोई जिसमें बेंजीन रिंग का होना लाजमी हो उसे एरोमेटिक बोलते हैं। इसको भी कर लें, एरोमेटिक को इसको भी कर लें। और उसके बाद आप ये बता दें कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेट चेन स्टूडेंट्स वो होता है कि जिस कार्बन के साथ मैक्सिमम 2 कार्बन हो, और स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन वो होता है कि जिस कार्बन के साथ या 3 कार्बन आ जाए या 4 कार्बन आ जाए। ये देखें, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। अगर इस कार्बन को मैं सेंटर कहता हूँ तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन हेट्रो कार्बन कहेंगे। तो ये वाला शॉर्ट आंसर नोट कर लें। दूसरा ये है कि एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक 3 शॉर्ट है इस पेज पे, दोनों पेज पे जो है 56 और 57 में 3 शॉर्ट। उसके बाद कैटिनेशन को डिफाइन करें और उसकी कंडीशन बताएं, और उसके बाद ये भी डिस्कस करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों होता जा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद क्यों होती जा रही है। हालांकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद तो सिर्फ 2 है, बेसिक हाइड्रोकार्बन है और चंद उसके डेरिवेटिव हैं बस। तो फिर भी इसकी तादाद मिलियन में क्यों है, तादाद बहुत ज़्यादा क्यों है, तो उसकी मेन 3 रीज़न हैं। एक है कैटिनेशन, एक है आइसोमरिज्म, तीसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग। ये 3 बातें भी अगर आप याद कर लें फिर भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं कि इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना तादाद में ज़्यादा क्यों हो गए हैं इनऑर्गेनिक से। हालांकि इनऑर्गेनिक एलिमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक में चंद एक एलिमेंट है फिर भी इनकी तादाद ज़्यादा है। तो उसकी वजह बता दी आपने कि
इसमें तीन मेन रीज़न है केमिस्ट्री के लिहाज से। कैटिनेशन है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटिनेशन करके एक ही फार्मूले से कई फार्मूले बन सकते हैं, आइसोमरिज्म है। और उसके बाद जो है ना वो मल्टीपल बॉन्डिंग है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम चेंज करते जाएं फिर भी कंपाउंड का नेम चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फार्मूला वही रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, एक स्टेटमेंट करें और ये दो कंडीशन करें कि इसके लिए कंडीशन क्या है, वैलेंसी कैसे होनी चाहिए, और उसके बाद ये बॉन्डिंग कब करता है, जब कार्बन की कैटिनेशन क्यों होती है, ये रीज़न पूछ सकता है। कार्बन कैटिनेशन में क्यों हिस्सा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए कैटिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है जो अपने साथ सिर्फ लिंकेज कर सके। कार्बन सिर्फ लिंकेज करता है, याद रखना है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं करता। सिलिकॉन अगर करता भी है वो भी अल्टरनेटिंग करता है, बीच में ऑक्सीजन होती है, लेकिन सिलिकॉन के साथ कैटिनेशन नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ लिंकेज। ये दोबारा बता दूं कि कैटिनेशन है और उसकी कंडीशन है, और उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि इसकी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजॉरिटी क्यों होती है, तादाद में ज़्यादा क्यों है। तो आपने तीन बातें लिखनी है कि इसकी मेजॉरिटी कंपाउंड किस लिए होती है, कि मल्टीपल बॉन्डिंग, आइसोमरिज्म और कैटिनेशन की वजह से। उसके बाद इस पेज के नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से दो प्रॉपर्टीज बहुत अहम होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो क्यों होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन चीज़ कोई भी हो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। और इलेक्ट्रिकल के हिसाब से ये नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिकल इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, मौजूद नहीं होती। ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते। ये दो प्रॉपर्टी बहुत अहम है। उसके बाद आप आ जाएं सोर्सेज की तरफ, सोर्सेज की तरफ आ जाएं कि इसको सोर्सेज कहते हैं। सोर्स में सबसे अहम बात जो सोर्सेज है ना, अगर ये पेपर में आ जाए कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट्स होते हैं, और एनिमल में दो चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तो हमें ऑब्जेक्टिव में कोई चीज़ पूछी जा सकती है इसमें कि कौन सी चीज़ जो है ना किस में मौजूद है, प्रोटीन उसमें मौजूद है या विटामिन मौजूद है या आयल मौजूद है, इनमें से किसी एक का नाम ले सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना पोटैटो है, वीट है, मेज़ है, और जो है ना राइस है, और इसमें क्या प्रोटीन है, या इसमें विटामिन मौजूद है, या इसमें आयल मौजूद है, या इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो आपने ऑब्जेक्टिव तय करनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना ये मौजूद होते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर सकता है। तो आपने थोड़ा सा इसको एक दफ़ा देख के जाना है कि कौन सा जो है ना हमारे पास जो टर्म इस्तेमाल हो रही है केमिस्ट्री के लिहाज से उसकी एग्जाम्पल कौन सी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें कार्बोनेशन मीन क्या होता है। कार्बोनेशन मीन की डेफिनेशन ये है कि ये कार्बोनेशन मीन ये होता है कि कार्बन में अगर चेंजिंग आती जाए, चेंजिंग कब आती है, कन्वर्जन कब आती है, जब वक्त के साथ साथ कार्बन की जो है ना कन्वर्जन होती जाए। जिस तरह वुड होती है ज़मीन में पड़े पड़े क्या बन जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन का मतलब ही यही होता है कि चेंज हो जाना, कार्बन में तब्दीली आ जाना। तब्दीली कब आती है, जब हम किसी भी कार्बन को ज़मीन के अंदर जो है ना इसको ब्रीड कर चुके होते हैं, काफ़ी अर्सा पहले कर चुके होते हैं, तो उसमें से इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा की गैर मौजूदगी की वजह से, और उसमें जो चेंजिंग आती रहती है, उस चेंजिंग को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अब उस चेंजिंग की वजह से अब इसकी टाइप्स कितनी हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी कोल की। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो ये देखें कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और इसमें जैसे जैसे कार्बन के देखें परसेंटेज क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे इनके नाम भी क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज कार्बन की ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाती है। क्यों कार्बन की परसेंटेज इसलिए इंक्रीज होती है, जो बाकी जो उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे ऐसे कम होते जाते हैं, डिकम्पोज होते जाते हैं, और कार्बन की परसेंटेज में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। यही वजह होती है कि कार्बोनाइजेशन में यही होता है कि कार्बन में चेंजिंग आ जाना, यानी कार्बन की परसेंटेज में क्या हो जाना, इजाफा हो जाना। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि कोक और कोल तार में क्या डिफरेंस होता है। कोल तार लिक्विड होता है, कोक सॉलिड होता है, ये बात याद रखना है। बाकी आगे इसके आ जाएं कि इसके यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं कोल तार को। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमसे तैयार करते हैं जिनके नाम ये देखें लिखे खड़े हैं। और कोल तार को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है,
एज ए फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये लिखे गए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कोक कहते हैं। कोक और कोल तार में आपने डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, वो भी याद रखना है। ये देखें ना, कोल तार हो या कोक हो, ये दोनों हैं तो कोल, ये कोल की टाइप्स हैं, लेकिन एक चीज़ लिक्विड फार्म में है, एक चीज़ सॉलिड फार्म में है। तो उसके बाद ये देखें टाइप्स ऑफ कोल मैंने पहले बताई हैं, इसको आपने हर सूरत में तैयार करने में ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, शॉर्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट पेज की तरफ आप आ जाए। नेक्स्ट पेज में हमने ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि जो साइंटिस्ट वूलर था उसने कब अपना रिजेक्ट किया था किसको, बटरफोर्स थ्योरी को। सन लिखा करा है 1828 में। और सबसे पहला कंपाउंड लेबॉर्ट्री में कौन सा तैयार किया गया, यूरिया। और कैसे तैयार किया गया, वो अमोनियम साइनाइड से किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज में कोई जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है वो हमने डिस्कस करना है। वो ये है कि होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है, होमोलोगस सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इनमें जो सीरीज में डिफरेंट यूनिट का जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, तो आपने कहना Ca2 का डिफरेंस होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये इसको यहाँ पे डेफिनेशन है, आप लोगों को आती होगी। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखी करिए, स्टेटमेंट यहाँ से तैयार कर लें। आइए बात समझना, ये सॉरी ये है होमोलोगस सीरीज की ये स्टेटमेंट है में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर उसके जो है ना आपने तैयार करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि अल्केन के रेंज के बारे में बरोजी आ जाए तो आपने फिर इस सब्जेक्ट को टेक करना है कि 1 से लेकर 40 तक होती हैं कार्बन की तादाद अल्केन की जो रीजन होती है। तो अल्केन की जो रेंज है वो है नंबरिंग के लिहाज से, कार्बन नंबरिंग के लिहाज से वो 40 तक का है, 1 से लेकर 40 तक ये ऑब्जेक्टिव याद रखनी है। बाकी अल्केन के जनरल फार्मूले अल्कीन के अल्काइन के वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देख लेते हैं। तो एक तो यूनिट का आपने डिफरेंस याद रखना है कि कितने यूनिट का डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ये कितने इनमें रेंज होती है कार्बन की। तीसरी बात यह है कि अल्काइल बनते कैसे हैं। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन लेस हो जाता है वो अल्काइल बन जाता है। कोई भी अल्केन हो अगर उसमें हाइड्रोजन लेस कर देते हो, उसकी जगह कोई नया ग्रुप अटैच कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल कहते हैं। और अल्काइल को हम किससे ज़हर कर रहे होते हैं, आर से कर रहे होते हैं। और एंड पर क्या लगाया जाता है, सुफिक्स पर YL लगाया जाता है। जिस कंपाउंड के आखिर पर YL हो, अल्केन से YL अगर लग जाए अल्केन से, तो उसे अल्काइल बोलते हैं। अल्कीन से लगे तो अल्कीनाइल, अल्काइन से बने तो अल्कीनिल। तो अगर मोस्टली आपके सिलेबस में अल्कीन अल्काइन है तो अल्काइल याद रखना अल्केन से बनता है। ये देखें ये अल्केन है सारे, इनमें एक हाइड्रोजन कम करते जाएं, ये क्या बनता जाता है, अल्काइल बन जाता है। हाउ कैन फॉर्म द अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल की अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ ये बताना है कि ये बनता कैसे है। तो एक हाइड्रोजन लेस कर दें, चाहे वो ब्रांच है चाहे वो स्ट्रेट चेन है। ये देखें चाहे वो स्ट्रेट चेन है चाहे वो ब्रांच है, कोई भी है, उनमें एक हाइड्रोजन अगर लेस कर दें, चाहे वो टर्मिनल कर लें चाहे वो सेंटर में कर लें, कहीं से एक हाइड्रोजन को लेस कर लें, वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले है कि फंक्शनल ग्रुप की स्टेटमेंट कर लें, डिफाइन कैसे करते हैं, और एक एग्जांपल कर लें, अल्कोहल वाली कर लें, कुछ कर लें। लेकिन तमाम फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जिसका पूछा जाता है ना, वो एक कीटोनिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। इनके जनरल फार्मूला स्टूडेंट देखे लिखे करें। ये जनरल फार्मूला है कीटोन का क्या होता है कि कार्बन के दरमियान वाली कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का एटम हो, तो एल्डिहाइड का क्या होता है कि एंड वाली कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का एटम है एंड वाली कार्बन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड में यही फ़र्क होता है कि यहाँ भी इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। ये एंड वाली कार्बन के साथ होता है, ठीक है ना, जिसको नंबरिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। और ये जो होता है ये बीच वाले किसी भी कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन का एटम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एसोमर्स होते हैं। आप एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर सकते हो, कीटोन को एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हो, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप इनका कोई भी स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर दें, कीटोन को एल्डिहाइड में चेंज कर दें, बाकी इनमें कार्बन और उसकी तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि
हमारे पास ये है कि हिलाइड ग्रुप है। हिलाइड एक बी फंक्शनल ग्रुप होता है, हिलाइड या इसके बाद अमाइन ग्रुप है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। दो किस्म को वो डिस्कस कर रहा है। तो इन दोनों को मैं इकट्ठे बता दूं कि इनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन टाइप्स होती हैं। अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन है, अगर उसके साथ फर्दर एक कार्बन है तो प्राइमरी, दो कार्बन है सेकेंडरी, तीन कार्बन है तो क्या टर्शियरी। इधर भी ऐसा है, अगर नाइट्रोजन के साथ एक आर है, आर से मुराद अल्काइल ग्रुप है, तो प्राइमरी दो आर है तो सेकेंडरी तीन आर है तो क्या टर्शियरी। बाकी नाइट्रोजन के ऊपर आप लोगों को पता है लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। तो अल्काइल ग्रुप भी ऐसा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में फ़र्क पूछ सकता है। तो आपने कहना है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कि जिस कार्बन के पास एक्स है उसी कार्बन के साथ देख लिया करो फर्दर कितने कार्बन है, फर्दर जितने कार्बन होंगे उसी लिहाज से उसको नाम दिया करो। अगर वन कार्बन है तो प्राइमरी टू है तो सेकेंडरी तीन है, टर्शियरी तीन से ज़्यादा हो नहीं सकते क्योंकि कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। एक तो एक्स खुद उसके साथ अटैच होता है, बाकी कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी टर्शियरी टाइप्स होती हैं। उसके बाद ये होता है कि अनसैचुरेशन का टेस्ट कैसे करना है। तो मशहूर तीन टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर ब्रोमीन वाटर आप डाल दें, अगर कलर डिसअपीयर हो गया है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, वन अनसैचुरेटेड होगा। उसके बाद एक दो टेस्ट और कर लें, लिटमा टेस्ट कर लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, बड़ा इजी है। और एक फिनाइल हाइड्रोजन का टेस्ट कर लें, ये कीटोनिक टेस्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पढ़ा होता है फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। और इसका कलर कैसे होता है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये इसकी प्रेसिपिटेट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। कीटोन को टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आपने कहना कीटोन को टेस्ट जब कीटोन को टेस्ट उस वक्त करते हैं जब इसका अंदर फिनाइल हाइड्रोजन डाल दें, अगर ये वाले प्रेसिपिटेट बन जाए, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए तो समझ जाना कीटोन ग्रुप है, वरना उस स्कीम के मुताबिक उसके अंदर कोई कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। इस एक्सरसाइज में सारे जो है ना आपने एमसी को दे के जाना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जिसको आपने कंसल्ट करके जाना है, दे के जाना है, कोई गलती ना हो। तो एक नंबर 14 है और एक 18 है और उसके बाद एक 9 है, एक 8 है, एक ये देखें 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, जो मोस्टली बोर्ड में यूज़ हो रहे हैं, मैंने उसको साइन किया हुआ है। ये देखो 14 है और 18 है। ये शार्ट ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा अहम है। वैसे ओवरऑल सबको दे के जाना, इन एमसीक्यू को आपने अच्छे तरीके से जाना, हो सकता है इन एमसीक्यू को थोड़ा सा चेंज कर भी पूछ ले, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। 6-7 एमसीक्यू हैं, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो मोस्टली मैंने अभी को दरमियान में बता दिए हैं, फिर भी आपको मैंने 5-6 एंड वाले बता रहा हूँ जो आपको मैंने अभी समझाए भी हैं। उसमें पूछ सकता है कि कोल कैसे बनता है, और उससे ये पूछ सकता है कि ये देखें कोल के बारे, कैटिनेशन के बारे मैंने अभी बताया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूजेस क्या हैं, तो आप कोई एज ए फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। और अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, तो आपको बताया कि हाइड्रोजन को रिमूव करना शुरू कर दें। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप लोगों को मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया है कि क्या होता है, कि ये करेक्टर को, ऑर्गेनिक के करेक्टर को कैसे शो करता है। इसमें आपने एग्जाम्पल भी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप में लाजमी। और उसके बाद ये देखें 12 नंबर वाला, 13 नंबर वाला, 14 नंबर वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कोल है। कोल की 4 क्लासिफिकेशन, हेट्रोसाइकिल है, क्या मैंने एग्जांपल बताई है। और वो कह रहा है कि इसमें बेंजीन आर कार्ड एरोमेटिक, यानी कि याद रखना है जिस कंपाउंड में बेंजीन होगी वो एरोमेटिक होगा, वरना वो एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक मीन होता है एरोमा, एरोमा एक ख़ास उसकी स्मेल होती है, उस स्मेल की वजह से हम कहते हैं, निशानदही कर लेते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक का टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। चैप्टर हमारे पास 12 है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग आना है। और अभी जो चैप्टर मैंने बताया उसमें लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर 11 में इस साल लॉन्ग नहीं आना, तो चैप्टर 12 में पैटर्न के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कार्बन अगर 2 तक है, 4 तक है तो लिक्विड होगा, अगर 6 तक है तो क्या होगा। ये देखिए 6 तक जिस तरह हेक्सेन है, अगर 10 से ऊपर है, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले हैं तो फिर सॉलिड होगा। तो याद रखना है कि ये 2, 1, 3, 4, 5, 4 तक क्या होते हैं, गैसेस फार्म में होते हैं। 6 तक लिक्विड फार्म में होते हैं अल्केन, और उससे जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इसकी फिजिकल स्टेट बता दें, तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखी करी है, लेकिन आर लिक्विड सच एज हेक्सेन, ये क्या है, गैसियल फॉर्म में है। यहाँ इसका आंसर तैयार कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव है। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपने डिफरेंस करना होता है। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें मजीद एटम अटैच हो सकते हैं, ऐड होते हैं, एडिशन होती है, इनकी एडिशन नहीं होती, इनकी सब्स्टिट्यूशन होती है, इनकी सिर्फ एडिशन होती है। यानी इसमें और एटम ऐड हो सकते हैं क्योंकि एक कमज़ोर वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और उसमें सारे सिंगल होते हैं, मजबूत होते हैं, उसमें कोई एडिशन नहीं होती। बस ये दो मेन फ़र्क है, इनमें डिफरेंस है क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपने जस्ट ये बताना होता है कि हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है निकल, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। मोस्टली अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट आ जाए, अब यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने कहना निकल एक सस्ती मेटल होती है, इजीली हमें मिल सकती है, इसलिए निकल को इस्तेमाल करते हैं। और कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 300 सेंटीग्रेड पे करते हैं। और हाइड्रोजनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हम इजाफा कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। जहाँ पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, सारे बॉन्ड फुली सेटिस्फाई सिंगल हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन। उसके बाद ये देख लें कि ये ऑब्जेक्टिव पैथ में पूछ सकता है कि रिडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट के तौर पर कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। आपने कहना ZnHCl, ठीक है ना। ZnHCl से क्योंकि निसेंट हाइड्रोजन बनता है, निसेंट हाइड्रोजन से इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, रिडक्शन से क्या बन जाती है, अल्केन बन जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, रिडक्शन के जरिए अल्केन तैयार करें। उसके बाद हम हैलोजिनेशन की तरफ आ गए। हैलोजिनेशन में सबसे अहम बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, तबादले के रिएक्शन क्या होते हैं कि एक एटम यहाँ से एक एटम रिमूव हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रोफिल के जाने से दूसरा अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैच हो जाए, या एक न्यूक्लियोफिलिक के जाने से दूसरा, चलो आप न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिलिक को छोड़ दें, इसके आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक क्लास में ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ये तो बड़े FSC वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आप इतना याद रखने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और उसको एग्जाम्पल से वाज़ेह कर दें बस। और ये भी बताना है कि ब्राइट लाइट में इसका क्या रिएक्शन होता है, और डिफ्यूज लाइट में कितने कंपोनेंट बनते हैं, तमाम कंपोनेंट के नाम भी याद कर लें। और एनवेलप कंपोनेंट है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बाज़ औक़ात पेपर में पूछा जाता है हाउ कैन फॉर्म द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कैसे बनती है, तो आपने क्लोरोफॉर्म कहना है कि मीथेन से बनती है। मीथेन से जब क्लोरीन का रिएक्शन कराया जाता है, क्लोरीनेशन कराई जाती है, तो क्लोरोफॉर्म बनता है। फिर क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी लिखना होता है। ये क्लोरोफॉर्म जो मेडिकल स्टोर से मिलती है, जो है ना, ये सर्जरी के दौरान जो है ना किसी पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है, तो क्लोरोफॉर्म जो होते हैं यूज़ की जाती है। अब इस क्लोरोफॉर्म से हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से तैयार करते हैं, लेकिन हैलोजिनेशन प्रोसेस से करते हैं, ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है दूसरा कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से कौन से कंपोनेंट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपने कहना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। या ऑक्सीजन को लिमिटेड इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होते हैं, तो आपने कहना है एक जो है ना जहरीली टॉक्सिक गैस बनती है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाया जाए तो लिमिटेड ऑक्सीजन में ना जलाया जाए, अनलिमिटेड ऑक्सीजन में जलाया जाए, ओपन माहौल में जलाया जाए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, हीमोग्लोबिन को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, जिससे डेथ भी हो जाती है। तो बाज़ औक़ात आपने मोस्टली सुना होगा कि ऑक्सीजन को जब हम लिमिटेड एक ऐसे रूम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेस हो जाती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बनने की वजह से पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन का वर्क क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन को जब भी मीथेन को जलाया जाए, एक ओपन माहौल के अंदर कंबशन कराई जाए, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन वाली जगह पे इसकी कंबशन ना कराई जाए, याद रखना स्टूडेंट्स। सफिशेंट अमाउंट सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि ये पार्ट ये देखे शॉर्ट आंसर उसने ये हालांकि पूछा भी है कि व्हाट डज द बर्निंग ऑफ अल्केन रिक्वायर दैट सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ज़्यादा अमाउंट क्यों देनी चाहिए, यही बात है कि ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। उसके बाद स्टूडेंट अल्कीन में से एक पूछा जाता है कि अल्कीन रिएक्टिव ज़्यादा क्यों होते हैं, तो आपने कहना है इसमें बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, बड़ा वीक बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और बॉन्ड वो इजीली टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए रिएक्टिव होते हैं। और अल्केन इसलिए रिएक्टिव नहीं होते, उसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं और मजबूत बॉन्ड होता है, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं।
उसके बाद आप इस पेज की तरफ आ जाएं, 88 की तरफ आ जाएं। 88 में सबसे अहम बात है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होती है, अल्कोहल डिहाइड्रेशन से कैसे होती है, पानी को कैसे रिमूव कराया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी हेल्प करता है कि इसमें से पानी को निकालने में, इसलिए इसको कहते हैं एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। ये यहाँ से वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा अल्कोहल से जब वाटर रिमूव होते हैं, पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपने कहना अल्कीन तैयार होती है। तो जो भी अल्कीन तैयार करना चाहें इस मेथड से आप तैयार कर सकते हैं। बहरहाल आप इतना याद रख लें कि डिहाइड्रेशन से अल्कीन की तैयारी होती है। उसके बाद हम एक और शॉर्ट आंसर है जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में चेंज किया जाए, वो हाइड्रोजनेशन होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड वाले को सिंगल में चेंज कर देना, पाई बॉन्ड को ख़त्म करके दो नए बॉन्ड बना लेना। देखना, एक पाई बॉन्ड के ख़त्म होने से याद रखना होता है दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड के ख़त्म होने से दो नए बॉन्ड भी बनते हैं, या उसको कहते हैं ऑयल का घी में चेंज होना। ऑयल का घी में चेंज होना, इसका मतलब क्या होता है ऑयल का घी में चेंज होना? ऑयल जब भी घी में चेंज होता है तो हाइड्रोजनेशन होती है। क्यों हाइड्रोजनेशन होती है? क्योंकि ऑयल में अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है। डबल को सिंगल में चेंज करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करानी पड़ती है। तो ये भी शॉर्ट आंसर बड़ा अहम है, इसको मैंने बता दिया है। उसके बाद ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी होती है एसिड से ग्रेटर क्यों होती है। एक ऑर्डर के था तो आपने बताना इसलिए ज़्यादा होती है कि इसमें जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग वीक होती है, इसमें स्ट्रांग होती है, ये इजीली क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी भी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है। तो एक और शॉर्ट आंसर है कि ऑक्सीडेशन से अल्कीन से ग्लाइकोल कैसे बनाया जाता है, तो आपने ये रिएक्शन करना होता है। और ये किस चीज़ का टेस्ट है, तो आपने कहना ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है। किसकी? अनसैचुरेशन की। देखो ना, अनसैचुरेशन की अगर ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल में चेंज होगा, इसका जो कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जो ही इसका कलर डिसअपीयर होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये इट्स मीन क्या था, अनसैचुरेटेड था। अगर इसका कलर जो है ना पिंक कलर होता है, इसका पिंक कलर, अगर पिंक कलर इसका डिसअपीयर ना हुआ इट्स मीन ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। ये होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप सैचुरेशन अनसैचुरेशन का टेस्ट लिखें। आप ये वाला भी लिख सकते हो, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी लिख सकते हो, ताकि जहाँ से आप पहचान कर सकें ये कंपाउंड सैचुरेशन है या अनसैचुरेटेड है। कलर से पता चलता है, फिजिकल स्टेटस का कलर होता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए अल्काइन क्या है, अल्काइन को एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, ये आपने लाजमी तैयार करना है। फर्स्ट मेंबर होता है एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, तो मोस्ट एग्जांपल अल्काइन की दी जाती है एसिटाइलिन वाली। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज की तरफ आ गया, 92 पेज है हमारे सामने है कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि टेट्राहेलाइड से इथाइन कैसे, एसिटाइलिन कैसे तैयार होती है। तो टेट्राहेलाइड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप क्लोरीन इस्तेमाल करें, चाहे आप ब्रोमीन इस्तेमाल करें। बस मोस्टली क्लोरीन ब्रोमीन इस्तेमाल की जाती है। आयोडीन का रिएक्शन स्लो होता है, फ्लोरीन की जो है ना वेगरेसी रिएक्शन होता है, बड़ा तेज़ रिएक्शन होता है, कंट्रोल में नहीं होता। तो कॉमनली हम हाइड्रोजन क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इसका जो है ना ऑर्डर कैसे होता है, आपने कहना गार्लिक होता है। गैस कैसे होती है, आपने कहना कलरलेस होती है, कोई इसका कलर नहीं होता। ऑब्जेक्टिव आ जाए, ये देखिए अनसैचुरेटेड का फिर टेस्ट आ गया। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी दे सकते हो, ये वाला भी दे सकते हो। कौन से वाला? केमेनोफोर वाला जो अभी मैंने बताया है, ये होता है अनसैचुरेटेड का टेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आया पड़ा होता है कि ऑक्सीडेशन कराएं किसकी, एसिटाइलिन की। तो आपने एंड प्रोडक्ट उसका ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, टेट्राहाइड्रॉक्सी बनाना है। फिर एक कार्बन से OH, दूसरे से H रिप्लेस होगा, दो वाटर के मालिक्यूल चले जाएंगे, ये ग्लाइकोल यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, पेपर में आ जाना ग्लाइकोल और ग्लाइकोल में क्या फ़र्क है स्टूडेंट। ग्लाइकोल में अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये फ़र्क होता है। एल्डिहाइड वाले को ग्लाइकोल बोलते हैं। यहाँ ग्लाइकोल बनेगा, ऑक्सीजन स्टैंड फॉर्म में ऐड होगा, तो जहाँ एल्डिहाइड है एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर उसकी क्या कराई जाए, एडिशन कराई जाए ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, तो उसका जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड का। इसकी प्रैक्टिस कर देनी है रिएक्शन की कैसे बनता है। और एक ऑब्जेक्टिव आती है कि कौन सी ऐसी गैस है जो फ्रूट को पकने में इस्तेमाल होती है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट में इस्तेमाल की जाती है, आपने कहना है एसिटाइलिन।
उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, वही बात है कि हाइड्रोकार्बन को एज ए फ्यूल के तौर पर यूज़ कराया जाता है, लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन में इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए तो गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर डाला जाता है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो ही बनाते हैं तो उसको CO2 में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर यूज़ करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बॉडी के ऊपर, ख़ास तौर पर रेस्पिरेशन प्रोसेस को ख़त्म कर देती है। तो उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। तो एक्सरसाइज में सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव देख के जाना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8 और उसके बाद जो है ना 13, 14, 16, 20 और 18। उम्मीद है कि आपने काउंट कर लिए होंगे जो मैंने अभी बताए हैं। इनके जो ऑप्शन आपको आते होंगे, इजी ऑप्शन है, इनको अपने अच्छे तरीके से देख के जाना है कि इनका आंसर क्या है। उसके बाद शॉर्ट आंसर है, सारे मैंने बीच में करवा दिए हैं, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1, 4 हो गया, 8 हो गया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, प्रोपेन या प्रोपाइन में कैसे करना होता है, कि टेस्ट के जरिए बताया, मैंने बात बताई है कि वो आप रोबिन वाटर वाला टेस्ट भी करा सकते हो। उसके बाद अल्कीन को ओलेफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल बनाते हैं इसलिए ओलेफिन कहा जाता है। उसके बाद जो है ना अल्केन को लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसलिए वो लेस रिएक्ट करते हैं, वो ईजिली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। उसके बाद नंबर 11 है, नंबर 9 है, नंबर 8 है, नंबर जो है ना ये देखिए 15 है, वह हाइड्रोकार्बन का सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि हाइड्रोकार्बन और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किस वजह से होते हैं, आपने कहना लाइक डिजॉल्व लाइक वजह से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में ईजिली डिजॉल्व होती है क्योंकि इनकी नेचर सेम होती है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के मुताबिक एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स प्लस ये MCQ और इस चैप्टर के लॉन्ग मैं साथ बताता गया था, फिर दोबारा बता दूं कि इस चैप्टर के लॉन्ग एक अज़ालिक एसिड वाला है, यूज़ सारे करने हैं, एसिटाइलिन के यूज़ करने हैं, इथाइलिन के यूज़ करने हैं, मीथेन के करने हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। दोबारा बता दूं कहाँ मौजूद है हैलोजिनेशन रिएक्शन, मोस्टली पेपर में आता है ये वाला आपने लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है। यहाँ तक 5 नंबर का या 4 नंबर का आ जाता है। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने बताए हैं और तकरीबन 15-20 शॉर्ट बताए हैं और 15-20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगर जैसा पेपर भी मुश्किल तरीन आ जाए, इन्हीं ये जितने क्वेश्चन मैंने बीच में डिस्कस किए हैं इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। तो ये थे दोनों चैप्टरों का गैस। अब ये आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 चैप्टरों की जो है ना मैं गैस देता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये 10th इंग्लिश मीडियम के लिए है, उर्दू मीडियम को पहले दे चुका हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को जो है ना जो बताए हैं, जिस चैप्टर के जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, हाईलाइट किए हैं, तो आपने भी बुक उठा कर उनको हाईलाइट कर दें और उनको तैयार करना शुरू कर दें, या उसे एज ए नोट्स बना लें खुद। जिसका आंसर सही तरीके से समझ ना आ रहा है तो आप फर्दर भी मुझे कमेंट्स देना है या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये इंशाल्लाह इस दफ़ा पेपर में या मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आते रहते हैं वही कुछ मैंने बताए हैं। और 35% जो आपका पेपर आना है वो एनालिटिकल और कंसेप्चुअल आना है, और वो मोस्टली बच्चे वहाँ से टेंशन लेते हैं कि वो पेपर कैसे हमने आंसर लिखना है। तो पहले आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करें, क्वेश्चन के मुताबिक आप उसका आंसर दिया करें। ये थी आज की बातें जिसको मैं आपके साथ शेयर किए हैं। तो मेहनत करें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 चैप्टर को मैंने गैस देना है और वो उसको ये 10th केमिस्ट्री इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे।